हाय एवरीवन, मैं सुनील सर आप सबका स्वागत करता हूं रामेंद्र द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल सुनील सर जीएस का खिलाड़ी में। आज 19 दिसंबर है और आज का अपना महत्व है। इसके अलावे आज का जो संदर्भ है वो भी हम आपसे बात करेंगे। संदर्भ को समझिए। आज 19 दिसंबर 1961 को हमारे ये भारतीय लोगों ने मिलकर, भारतीय नौसेना ने मिलकर गोवा, दमन द्वीप को पुर्तगालियों से आज़ाद करा के भारत का हिस्सा डिक्लेयर किया। तो याद रहे, आज कहते हैं गोवा लिबरलेशन डे। तो गोवा लिबरलाइजेशन डे का मतलब हुआ कि गोवा मुक्ति दिवस। तो आज 19 दिसंबर गोवा मुक्ति दिवस है। गोवा के लोग पुर्तगालियों के साथ नहीं रहना चाहते और इसके लिए गोवा के लोगों को जरूरत थी एक क्रांति की, और इस क्रांति से जुड़ने वाले व्यक्तित्व का नाम था लोकनायक जयप्रकाश नारायण। इन्होंने गोवा में रहकर क्रांतिकारी गतिविधियों को, प्लान को अंजाम दिया और उसे एक हाईअप दिया, मुकाम तक पहुंचाया। जब लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना आ गई और सब लोगों को अब समझ में आ गया कि नहीं, मुझे आज़ादी चाहिए, भारत में मिलना है, तो ऐसे हालात में फिर हम देखते हैं कि हमारी नौसेना ने एक ऑपरेशंस तैयार किया जिसको कहते हैं ऑपरेशन विजय। और इसके तहत 19 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन, दीव तीनों को मुक्त कर दिया गया और भारत का हिस्सा घोषित कर दिया गया। तो गोवा मुक्ति दिवस है आज। समझ में आई बात। गोवा में एक पार्टी थी, गोवा गोमतांग पार्टी, उसका भी बड़ा हाथ रहा है। इस पर एक मूवी भी बन चुकी थी, सात हिंदुस्तानी, जिसमें अमिताभ बच्चन शायद उनकी शायद पहली मूवी थी, तो सात हिंदुस्तानी। तो ये ध्यान में रखना है बेटा जो मैंने आपको कहा है। अब आइए, कल फीफा फुटबॉल कप का फाइनल हो गया और जो सितारे चमक के सामने आए वो आपके सामने में हैं। तो अब क्या है क्वेश्चंस, तो ध्यान देंगे, वन बाय वन समझिए। फीफा वर्ल्ड कप 2022, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 लुसैल स्टेडियम में खेला गया। मालूम है यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में। और अर्जेंटीना के टीम के लियोन मेसी ने पेनाल्टी शूट आउट के बाद फ्रांस को पराजित कर तीसरी बार अर्जेंटीना ने इसे अपने नाम किया, इस कप को अपने नाम किया। इस तरह से अर्जेंटीना हैट्रिक, यानी हैट्रिक तो नहीं बोलेंगे, माने 3 बार इस कप को जीता। 1986 में दूसरी बार जीता था, उसके बाद अभी जीता है। कुल मिला के 3 बार, पर रेगुलर 3 बार नहीं जीता है। अब आइए हम देखते हैं, जबकि इसी खेल में फ्रांस के एम्बापे, ठीक है, एम्बापे ने 3 बार लगातार गोल करके हैट्रिक बनाई और उसे गोल्डन बूट का अवार्ड नसीब हुआ। ये मेसी का, लियोन मेसी का आखिरी इंटरनेशनल मैच था। अब ये संन्यास ले रहा है, ठीक। 1986 में अर्जेंटीना की तरफ से मैराडोना ने विश्व कप जीता था और अर्जेंटीना पेनाल्टी शूटआउट में खिताब जीतने वाली तीसरी टीम बन गई। यानी इटली और ब्राजील को भी देखे तो, यानी पेनाल्टी शूट से मैच हुआ। इसका मतलब क्या निकल के आया? तो एक्चुअली क्या होता है, 90 मिनट का खेल होता है, 1.5 घंटे का। इसमें अगर कोई जीत गया तो ठीक है, नहीं तो फिर 30 मिनट का टाइम दिया जाता है। इस आधे घंटे में कोई जीता तो ठीक, नहीं तो फिर 3 बार इन्हें और 3 बार इन्हें पेनाल्टी शूट दिया जाता है कि भैया आप अपनी तरफ से गोल करो 3 बार, 3 प्रयास करो। फिर दूसरे खेमे को कहता है तुम भी 3 गोल करो। अब उसमें जो हुआ, या तो मैच ड्रॉ होगा या फिर एक विजेता होगा। तो पेनाल्टी शूट से जीता गया है और फीफा के इतिहास में यह तीसरी टीम है जो पेनाल्टी शूट से जीती है। चलिए, कुल मिला के इसमें 7 गोल दाग दिए लियोन मेसी ने, जबकि हम देखें एम्बापे ने इसी मैच में 8 गोल दागे।
ठीक है, अब आइए, तो लुसैल स्टेडियम, ये आपको एक क्लियरेंस मिल गया। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं 90 मिनट, उसका 2-2 बराबरी, उन सब से इतना नहीं जाना है। ये मैंने जो कहा पेनल्टी शूट से जीते हैं, ये ध्यान में रखना है। अब आइए, कुछ और बातें हैं, आपको उतना पिक्चराइजेशन में दिक्कत होगी, पर मैं बताता हूं, ध्यान देंगे। लियोन मेसी ने रचा इतिहास। क्या? विश्व कप फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा 26 मैच खेलने वाला प्लेयर बन गया। यानी वर्ल्ड कप फुटबॉल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाला प्लेयर कौन बना? लियोन मेसी। कितने मैच खेला इसने? 26। ये आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा, ठीक है, एक क्वेश्चन क्लियर। दूसरा, कतर विश्व कप में भाग लेने वाली टीमों पर धनवर्षा। यानी आप भी जानते हैं फीफा वर्ल्ड कप जो है वो कहां हुआ है? कतार में। कतार में हुआ है और लुसैल स्टेडियम में हुआ है। तो लुसैल स्टेडियम कतर में ये 2022 का फीफा वर्ल्ड कप हुआ। और ध्यान देंगे, इस बार जो विजेता हुआ यानी कि अर्जेंटीना, उसे 347 करोड़ रुपए मिले। 3 अरब 47 करोड़ यानी 3.5 अरब रुपए उस टीम को मिले। जो फ्रांस रहा उपविजेता, उसे 248 यानी 2.5 अरब रुपए मिले। तीसरे पे जो रहा आपको मालूम है, ठीक है, क्रोएशिया 223 करोड़ माने 2.25 अरब। और चौथे पे जो रहा मोरक्को, उसको लगभग 2 अरब रुपए मिले। बाकी को भी मिले हैं करोड़ों, पर उससे पे नहीं जाना। अब रही बात एक और, ध्यान देंगे। समापन समारोह में सितारों ने दी रंगारंग प्रस्तुति। समापन समारोह जरा ध्यान देंगे, जो फिनाले हुआ, संगीत वगैरह ध्यान देंगे। तो पहले ये देख लें, जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप होगा फीफा का, वो 2026 में होगा। कब होगा? 2026 में। तो नेक्स्ट होगा 2026 में फीफा कप। और होगा कहां? तो 3 देशों ने मिलकर के लिया है मेजबानी। यानी वो 3 देश कौन है? यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। ये 3 देश को हम लोग कहते हैं एमसीए, जो नाफ्टा का मेंबर है। और ये 2026 का वर्ल्ड कप फीफा का आयोजन करेगा। ठीक है, चलिए अब आइए, फीफा का जो समारोह का समापन जो कार्यक्रम था, उसमें देखते हैं हम नोरा फतेही भी अपना डांस दी। ये है जनाब नोरा फतेही, अपना डांस प्रोग्राम दी। और भी दिए, उससे हमें क्या लेना देना है। ठीक है, गाने वाने गाए गए, ठीक है। अब देखिए, ये पहले ढक के रखा गया जो अवार्ड है, जो कप है, लेकिन इस पर से पर्दा, चादर हटा देना, यानी अनावरण। तो फीफा कप का अनावरण दीपिका पादुकोण ने की। तो 2 ऐसी भारतीय नारी हैं जो इससे एसोसिएट करती हैं फीफा से। एक डांस प्रोग्राम देती है समापन में, और एक फीफा कप का अनावरण करती हैं। तो कुल मिलाकर के ये सिचुएशन है, यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये फीफा से जो क्वेश्चन आएंगे अब आपके सामने में है। आइए, ऐसा ही एक ब्यूटी पेजेंट प्रोग्राम अभी हुआ। ध्यान देंगे, शादीशुदा स्त्रियों के लिए भी ब्यूटी पेजेंट प्रोग्राम होता है, ध्यान देना है। देखिए, ये है सरगम कौशल। सरगम कौशल कहां की है? श्रीनगर की है, जम्मू कश्मीर की है। ध्यान देना है, समझिए। भारत की सरगम कौशल 63 देशों की प्रतियोगियों के बीच मिसेज वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड नहीं, मिसेज शादीशुदा, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीत ली। ठीक है, 21 साल बाद ये खिताब, ये क्राउन, ये ताज जो है भारत लौटा है। क्यों? क्योंकि इससे पहले हम देखते हैं 2001 में अदिति गोवित्रिकर ने ये खिताब जीती थी। भारतीय अभिनेत्री रही अदिति गोवित्रिकर, वो जीती थी। अब आइए, सरगम जो है वो जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर आइए। तो ये खिताब आ गया, ये क्वेश्चन बनेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। यहां भी एक हमारा ब्यूटी पेजेंट है, अब उस पर गौर फरमाइए। अगला ब्यूटी पेजेंट पे, वो क्या समझिए। 17 वर्षीय चेरिशा चंदा ने जीता मिस इको टीन पेजेंट का खिताब।
मिस इको टीन प्रतियोगिता कैसी है, तो ध्यान देंगे यह एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जिसका मकसद है पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देना। इस खिताब को जो लड़की जीतती है वह यूएनओ के, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के लिए काम करती है, ब्रांड एम्बेसडर बन जाती है। उनको पूरी दुनिया में लेके जाया जाता है, एनवायरमेंट को लेकर के, डेवलपमेंट के लेकर के इनकी एडिंग होती है, कैंपेनिंग होती है। तो इस लिहाज से है। तो आइए, भारतीय किशोरी चेरिशा चंदा ने इतिहास रचा और मिस इको टीन पीजेंट का खिताब जीती। ऐसा जीतने वाली ये भारत की पहली लड़की है। और जो 2021 की मिस टीन इको थी वियतनाम की, उन्हें इनको ताज पहनाई। 25 देश इसमें भाग लिया था। अब सवाल है, ये जो 17 वर्ष की चेरिशा चंदा हैं, ठीक है, ये कहां की हैं? तो गुरुग्राम की स्कूल की है। देखिए, हरियाणा के गुरुग्राम के जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल की 12वीं कक्षा की ये छात्र है, 17 वर्ष की चेरिशा चंदा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो गए। चलिए अब आगे बढ़ें। बेटा, एक और अवार्ड जीता गया है। अमेरिका में संगीत के क्षेत्र में एक अवार्ड दिया जाता है कई सालों से, जिसका नाम है ग्रैमी अवार्ड। इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक, ग्रैमी अवार्ड अवॉर्डेड बाय द हॉलीवुड, आई मीन अमेरिका। तो याद रखिएगा, ग्रैमी अवार्ड जो है इस बार एल्बम, बेस्ट एल्बम की कैटेगरी में भारतीय सिंगर फाल्गुनी जीती है। तो देखिए, कई कैटेगरीज होता है, बेस्ट सॉन्ग, सिंगिंग, म्यूजिक वगैरह वगैरह, पॉप, ये वो, क्लासिक, और एक होता है बेस्ट सॉन्ग एल्बम। तो बेस्ट सॉन्ग एल्बम में फाल्गुनी जीती है। तो ध्यान देंगे, ओके, इस साल अपने एल्बम अ कलरफुल वर्ल्ड, यह है हमारी भारत की फाल्गुनी, फिलहाल अमेरिका में ही रहती हैं, और एक कलरफुल वर्ल्ड इनका एक एल्बम है, म्यूजिक एल्बम का नाम है, गाने का है, वो एल्बम पे इनको ग्रैमी अवार्ड मिला है। ठीक है, याद रहे। और अभी भारत भी आई है जीतकर, नरेंद्र मोदी तक ने इन्हें जो है बधाई दिया है। तो याद रखिएगा, और ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो याद रखना है फाल्गुनी के लिए। बेटा, ये जो शख्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये शख्स हैं जो काला जार के दवा की खोज की। तो जब आप पढ़ते हैं ना डिस्कवरी और डिस्कवरर, तो आपको ये स्टैटिक जीके में पढ़ना होता है, काला जार की दवा की खोज किसने की? तो ब्रह्मचारी ने की। ये कौन थे? बिहार के थे, भारत के थे। तो ये ध्यान में रखना है। उनका आज जन्मदिन है। तो जन्मदिन इंपॉर्टेंस नहीं होगा, लेकिन इस बहाने हमें एक स्टैटिक जीके मिला। ये बहुत ही पॉपुलर, इंपॉर्टेंट, मतलब प्रोमिनेंट डॉक्टर थे, उपेंद्रनाथ ब्रह्मचारी, यूएन ब्रह्मचारी, इनको कहते हैं यूएन ब्रह्मचारी। 1873 में पैदा हुए बिहार के जमालपुर में। जमालपुर मुंगेर के पास एक रेलवे स्टेशन है, एक छोटा शहर है। और वही अध्यापन करके फिर जो है 1922 में संक्रामक रोग से लड़ने में कारगर यूरिया एस्टीबेमाइन की खोज की। बेटा, काला जार की दवा के लिए क्या खोजा? यूरिया एस्टीबेमाइन, ये दवा इन्होंने खोज की। फिर बेटा ध्यान देंगे, ब्रह्मचारी जी ने ही कलकत्ता स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन में भारत का पहला ब्लड बैंक स्थापित किया। यानी भारत में पहला ब्लड बैंक स्थापित करने वाला शख्स कौन? आपके सामने में ये शख्स है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आइए। इन्हें नोबेल के लिए भी नॉमिनेट किया गया था, पर मिला नहीं, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ गया, सारी स्थिति खराब हो गई। कुल मिलाकर के हमें यह समझ में आया कि उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी काला जार की दवा की खोज किए थे, और ये जो हैं बिहार के जमालपुर से रिलेट करते हैं। दैट्स ओके। अब आगे बढ़िए।
बेटा एक रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल लेवल पे कि बहुत सारे देश में जो अमीर लोग बन रहे हैं या अमीर हैं, वो समय के साथ और भी बेहतर जगह, उनकी समझ में जो और बेहतर जगह उनके जीवन के लिए, उनके व्यवसाय के लिए, उनके लाइफ स्टाइल के लिए, उनके फ्रीडम के लिए, उनकी अपनी सिक्योरिटी के कंसर्न में वो और जगह जाके बस जाते हैं। अब मेरी सिस्टर है, मेरी बहन स्वर्णलता, शादी हुई, हस्बैंड इंग्लैंड में काम करते, फिर वो कनाडा चले गए, वहां पे इमिग्रेशंस अच्छे हैं, तो ये भी समय के साथ कनाडा गई, 5 साल यहां सर्विस की, फिर कनाडा चली गई। कनाडा में दोनों रहे और नियर अबाउट 5 साल रहने के बाद दोनों प्राइवेट पे नौकरी करते रहे। 5 साल रहने के बाद हमारे जिया जी और सिस्टर ने कनाडा की नागरिकता ले ली, सिटीजनशिप। तो अब वो कनाडा की नागरिक हो गई और हमारी सिस्टर को कनाडा सरकार की गवर्नमेंट जॉब भी लग चुकी है। तो कहने का मतलब यह है कि ये करोड़पति तो हैं, गए हैं बाहर। समझ में आई बात? तो मैं एक एग्जाम्पल दिया हूं अपने करीब से। दुनिया में सबसे ज्यादा करोड़पति जो अपना देश छोड़ के किसी अन्य देश में बेहतर जगह पे बस गए, उसमें नंबर 1 पे रसिया है, नंबर 2 पे चाइना है, नंबर 3 पे भारत। तो कहने का मतलब यह है, ये आंकड़े आपके सामने आए हैं, ध्यान देंगे। पिछले 1 साल में, सिर्फ 1 साल में 8,000 भारतीय करोड़पति भारत छोड़कर अन्य देशों में बस चुके हैं, जबकि 14,000 करोड़पति रसिया के किसी और देश में बस गए, 10,000 चीन के करोड़पति किसी और देश में बस गए और भारत के 8,000। इस मामले में भारत रसिया चीन के बाद तीसरे नंबर पे है, 14,000, 10,000, 8,000। और जाते कहां हैं मोस्टली? सबसे ज्यादा उनका पसंद जो है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। संजय दत्त भी वहीं जाएगा, आमिर खान भी वहीं जाएगा, शाहरुख खान भी वहीं जाएगा, फिल्मी दुनिया के लोग, सेलिब्रिटीज के लोग दुबई जाएंगे, यूएई जाएंगे, शारजा जाएंगे, ये जाएंगे, वहां बसते हैं, उनको वहां फ्रीडम है, बहुत है, जो भी है, जैसी भी अपनी इच्छा है, जो भी है। अमेरिका जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, वहीं रह जाते हैं, ब्रिटेन में रह जाते हैं, ये हकीकत है। तो ऑस्ट्रेलिया भी जाते हैं, सिंगापुर भी जाते हैं। उसके पीछे कई रीजन हैं, मैं खुद ही कह रहा हूं। देश में जातिवाद है, धर्मवाद है, छुआछूत है, शोषण है गरीबों का, दलितों का, शहरों में भी बहुत गंदगी है, कठिनाइयां हैं, जीवन यापन सरल नहीं है, सुरक्षा, काम करना, बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, लोन का रेट बहुत ज़्यादा है, टैक्स भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। कहने का देश से प्यार तो है, लेकिन इस प्यार में शोषण बहुत हो जाता है। और जिनको जाना है अपनी इच्छा से जाते हैं, कोई दबाव नहीं होता। लेकिन नए नए करोड़पति भी उभरते जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पलायन कर रहा है, ये ठीक नहीं है। पहले ब्रेन ड्रेन होता था, अब वेल्थ ड्रेन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट। बेटा यहां पे भी एक कैप्शन है आपके पास, और इस कैप्शन से जुड़ जाता है हमारा एक सवाल। देखिए यहां पे कैप्शन में जंगली भैंसे को दिखाया जा रहा है, जंगली भैंसे का झुंड। और कैप्शन में क्या लिखा है, देखिए क्या लिखा है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व में दिखा वन भैंसे, यानी जंगली, वाइल्ड बफेलो, जंगली भैंसे का झुंड। तो अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, बीजापुर जिले के इंद्रावती टाइगर रिजर्व में, ठीक है ना, तो हमें क्या मिला? सिंपल बात है, यह मिला छत्तीसगढ़ एक राज्य है। यूं देखें तो यह छत्तीसगढ़ है, और बेटा इस छत्तीसगढ़ में बीजापुर कहां है? नहीं, यह है बीजापुर, यह बीजापुर है। देखिए यह छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ राज्य में यह है बीजापुर, और यहीं पर है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। क्यों इंद्रावती टाइगर रिजर्व? क्यों इंद्रावती टाइगर रिजर्व है? तो थोड़ा हमारा कौन सा कलर यहां सूट करेगा, शायद ग्रीन कर जाए। तो यहां इंद्रावती नदी बहती है, इंद्रावती नदी बहती है।
तो इंद्रावती नदी बहती है, तो यहां पर टाइगर रिजर्व है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, ये आपके बीजापुर डिस्ट्रिक्ट। तो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट हो गया, यहां पे इंद्रावती रिजर्व है, इंद्रावती नदी के किनारे है, और यहां पर वन भैंसा बहुत पाया जाता है। वैसे वन भैंसा खासकर असम में और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, और यह विलुप्त प्रजातियों में रखा गया है, इंडेंजर्ड एनिमल, विलुप्त प्रजातियों में। और बेटा ध्यान देंगे, ये जो वाइल्ड बफेलो है वो छत्तीसगढ़ का स्टेट एनिमल है, छत्तीसगढ़ का क्या है, स्टेट एनिमल है। अब कितनी जानकारी एक छोटी सी चीजों में आपको मिली। छत्तीसगढ़ का स्टेट एनिमल वन भैंसा यानी वाइल्ड बफेलो। इंद्रावती नदी महाराष्ट्र से होते हुए छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है, यह पता चला। इंद्रावती टाइगर प्रोजेक्ट कहां है, नेशनल पार्क की कहां है, तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर में है, यह पता चल गया। वन भैंसा जनरली भारत में कहां कहां पाया जाता है, असम और छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये सारी, और ये क्या है, इंडेंजर्ड एनिमल है, रेड डाटा बुक में है। तो बहुत सारी चीजों की जानकारी मिल जाती है 4 शब्दों में। नेक्स्ट, भविष्य में दुनिया के लिए पोत बनाएगा भारत, जो मैंने कहा था वो देखिए, पिछले दिनों कहा था ना कि ये हमारा एक आईएनएस शिप मोरमुगांव का उद्घाटन हुआ, ये देखिए उद्घाटन हो गया, वाटर्ड हो गया, तो ये कॉमन सी बात है, ये तो हमने देख लिया था। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। अब आइए यहां पे एक जो है, ये देखिए बेटा, यहां पर देखिए क्या कहता है, सुंदरवन। ठीक है, सुंदरवन में बीएसएफ ने पहली बार महिला प्रहरी तैनात किए। बेटा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसकी स्थापना हम 1 दिसंबर को देखते हैं 1965 में, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर गश्त करती है। ये एक पैरा मिलिट्री फोर्स है। इसमें हमारी महिला विमेन विंग भी आ चुकी हैं, उनकी भी बटालियन प्लाटून काम करती है। और हमारी खुद एक हमारी मित्र हैं, हमारी प्यारी सी बहन है, ठीक है, वो भी यहाँ पे, सरिता यादव जी, वो भी यहाँ पे है बीएसएफ में। तो कहने का मतलब है, सुंदरवन जो क्षेत्र है, जो हमारे पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना, दक्षिणी 24 परगना से अटैच होता है सुंदरवन, और बांग्लादेश के साथ सीमा बनाती है, वहाँ पर जो दलदली सागर नुमा जगह है, जहाँ पर देखते हैं कि हुगली नदी का पानी गिरता है, गंगा का पानी गिरता है सागर में, तो इन जगहों पर जो है बहुत सारी तस्करी होती रहती है मवेशियों के, मादक द्रव्यों के, बांग्लादेश और भारत के बीच में, और बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। और यहाँ पे कुछ नदियाँ हैं जो बॉर्डर बनाती है, क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच। और इस बॉर्डर को बनाने वाली 2 नदियां भी हैं, रायमंगल नदी और इच्छामती। और इच्छामती के लिए तो सवाल आ चुका था एसएससी में कि इच्छामती नदी भारत के किस राज्य में बहते हुए बांग्लादेश के साथ बॉर्डर बनाती है, तो देखा आपने, दैट्स ओके। नेक्स्ट जो है हमारा वो ये, ध्यान देंगे बेटा, ये हमारे मिनिस्टर हैं मिस्टर जितेंद्र सिंह, ये हमारे सेंट्रल मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, और इन्होंने क्या कहा, सुशासन सप्ताह 3100 और सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होगी। क्या मतलब है बेटा, 25 दिसंबर को हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस आने वाला है। मेरे ख्याल से 1925 में पैदा हुए थे और 2017 में डेथ कर गए थे 16 अगस्त को, और जन्म उनका है 25 दिसंबर। उनके जन्म दिवस को बीजेपी की सरकार ने शुरू किया सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे मनाना। और गुड गवर्नेंस डे जो है, जो मनाना जो हम शुरू किए 2018 से, तो इस बार भी आएगा 25 दिसंबर। तो उससे पहले 1 वीक का सुशासन सप्ताह, गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट होने जा रहा है आज ही से 19 तारीख से। तो गुड गवर्नेंस डे में 3100 ऐसे सर्विसेज हैं जिसे ऑनलाइन किया जाएगा, ऐसा कहा है हमारे ये मंत्री साहब महोदय ने, जो कार्मिक मंत्रालय के हैं, और ये बताए हैं
कि 5 दिवसीय सुशासन सप्ताह होगा, जिसमें 3120 नई सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगी। इस बार 2022 का, ध्यान देंगे, 2022 का जो सुशासन सप्ताह, गुड गवर्नेंस वीक का थीम है, वो थीम का नाम है ये, प्रशासन गांव की ओर, एडमिनिस्ट्रेशन टुवर्ड्स विलेज, एडमिनिस्ट्रेशन टुवर्ड्स विलेज, दैट इज द थीम ऑफ दिस ईयर 2022। क्या? सुशासन सप्ताह यानी गुड गवर्नेंस वीक का थीम है ये। तो ये ध्यान में रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आइए, यहां पर संसद में बहस हो रही थी तो कुछ सवाल निकल कर आए पार्लियामेंट में डिस्कशन के तहत कि हाथी रखने का शौक अब पड़ेगा महंगा, यानी हाथी पाल तो लेते हैं पर कसाई की तरह उसे रखते, काम जितना लेते हैं उतना उसका ख्याल नहीं रखते। तो लोग कहते भी हाथी पालना बड़ा खर्चीला होता है और हाथी पर ध्यान नहीं देते, कसाईगिरी हो जाती है। तो ध्यान में रखिएगा, आंकड़े जो निकल के आए संसद में वार्तालाप के दौरान, तो पता चला कि भारत में 2700 पालतू हाथी हैं। एक पॉइंट, इनमें से 1800 हाथी, ठीक है, फिलहाल निजी हाथों में प्राइवेटली पाले जा रहे हैं, जबकि कुछ हाथी मंदिरों के हैं, वन विभाग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हैं और अभ्यारण्य में और चिड़ियाघरों में हैं, जिसे वहां पाला जा रहा है। जैसे जू में, जैसे दिल्ली जू में ही 6-7 हाथी हैं। तो यह मतलब हुआ। अब आइए, 2675 हाथी या तो पालतू हैं या बंधक हैं, वही 2700 जो लिखा है। अब आइए, इनमें से हम देखें तो 659 हाथी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास हैं, 86 हाथी चिड़ियाघर के पास है, भारत में जितने चिड़ियाघर हैं। और बेटा, शौक से पालने वाले में सबसे ज्यादा, यानी हाथियों को शौक से पालने में सबसे ज्यादा असम में है, 905 हाथी, यानी कुल 2700 है, उसका 33% हाथी असम में है। यानी अगर आप आपसे सवाल करें कि भारत में सबसे ज्यादा पालतू हाथी कहां है, तो असम लगाइएगा। अब केरल का तमगा छिन गया, यह ध्यान में रखिएगा, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो सिंपल टू अंडरस्टैंड, यह ध्यान में रखना है। अब हाथियों का ख्याल रखने के लिए ज्योग्राफिकल टैगिंग तो नहीं बोलेंगे, लेकिन उनको मैपिंग में लाया जाएगा, डेटाबेस तैयार किया जाएगा और इसका डीएनए प्रोफाइलिंग होगी और हाथियों को टैग कर दिया जाएगा, जिसमें उसकी तमाम चीजें, जैसे कान में टैगिंग कर देगा, जिसमें तमाम चीजें उसकी जानकारी रहेगी। यह मतलब है। आइए नेक्स्ट, अब देखिए, मोदी जी पूर्वोत्तर भारत की यात्रा पर हैं। ईस्टर्न स्टेट काउंसिल के 50 साल पूरे होने पर भी वहाँ मौजूद थे। बहुत सारे चीज़ों का इनॉग्रेशन किया और कई चीज़ों का फाउंडेशन स्टोन रखा। मेघालय भी गए और इसी संदर्भ में उन्होंने जो बात कही और जो कब से है, बीजेपी ने जो 7 सिस्टर है, जो पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं, सिक्किम को छोड़कर जो 7 राज्य हैं उसको 7 सिस्टर कहते हैं, जिसमें आपका असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय है। तो इसको 7 सिस्टर कहा गया, 7 बहनों का राज्य। याद रहे, वो असम से ही है, बाकी 6 निकले हैं। और सिक्किम जो है वो भी पूर्वोत्तर का है, तो वो 8वां राज्य हो गया। तो इसे अष्टलक्ष्मी के नाम से जाना जाता है। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी कहा जाता है। ये बार बार सवाल आ रहे हैं। और 7 राज्यों को, सिक्किम को जब छोड़ दे तो 7 सिस्टर, 7 बहनों का राज्य कहा जाता है। यह क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है बेटा। आजकल चुनाव जीते जा रहे हैं बहुत बड़ा प्रलोभन दे करके और सुविधा दे करके, जिसे कहते हैं ओल्ड पेंशन को फिर से लागू करना। तो न्यू पेंशन क्या है, यह आपके सामने में है। ओल्ड पेंशन क्या है, यह आपके सामने में है। ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम। बीजेपी की सरकार आई थी तो ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म करके न्यू पेंशन स्कीम 2003 या 4 में या 2 में लागू कर दी। अब जो है फिर से राजस्थान ने ओल्ड पेंशन, छत्तीसगढ़ ने ओल्ड पेंशन, पंजाब लागू करने जा रहा है और हिमाचल प्रदेश ओल्ड पेंशन लागू करने जा रहा है। तो ये चीजें हैं। अब एनपीएस ओपीएस क्या है, ये जान लीजिएगा आप। आइए,
बेटा अगर आप वैष्णो देवी जा रहे हैं, अगर आप वैष्णो देवी जा रहे हैं तो RFID कार्ड लेना ना भूलें। RFID यानी क्या है ये? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिटी कार्ड, यानी बेटा इसका नाम है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिटी कार्ड। इसे लेकर ही आप वैष्णो देवी की यात्रा कर सकते हैं। वैष्णो देवी की यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए, हर व्यक्ति पर ध्यान रखने के लिए, उसकी मुसीबतों को कम करने के लिए, कभी डिजास्टर हो जाए, कोई बात हो जाए, उसे ढूंढने के लिए, हर ख्याल से पूरी चाक चौबंद करने के लिए, वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा प्रारंभ करने पर आपको कटरा से निश्चित स्थान से आपको एक कार्ड बनेगा, वो आपको दे दिया जाएगा और वो तुरंत दे देते हैं, अलॉट कर देते हैं और वो आप लेके जाएंगे। इस पर आप पर निगाहें रहेगी, आप कहाँ हैं, नहीं है, खो गए वगैरह, क्या हुआ, सब कुछ। और जब लौटेंगे तो इसे वापस करना होगा और फिर आप वापस चले जाएंगे। तो ये है आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिटी कार्ड। ये अपने आप में क्वेश्चन है। अब बहुत सारे लोग जो हैं इसे नहीं लेके जाते, तो उन पर 100 रुपये जुर्माना लगेगा और उनकी यात्रा रोक दी जाएगी, कहेगा वापस जाओ। प्लस जो वापस नहीं करते ये कार्ड, उनके लिए भी चाक चौबंद कर दिया गया है कि चेकिंग की जाएगी। चलिए ठीक है। देखिए बेटा, ये हमारा एक इंप्रेशनल न्यूज है। हमारे दरभंगा डिस्ट्रिक्ट, मेरा होम टाउन दरभंगा डिस्ट्रिक्ट है और वहां पर जो है एक अलीनगर ब्लॉक है और उसमें एक गांव है नरमा, यह नरमा पंचायत है। वहां पर एक ग्रेजुएट बनी है अनुराधा सिंह मुखिया, ग्रेजुएट डिग्रीधारी अनुराधा सिंह मुखिया बनी है, दूसरी बार मुखिया बनी है और अपने गांव में 69 लाख रुपए लगा करके एक एक घर के जो सीवेज के पानी है, जो गंदा पानी है, उसको नालियों से ला करके और उसको एक बड़े हौज में डालती हैं, छोटे छोटे हौज। फिर उस छोटे छोटे हौज से फिल्टर होता है पानी, कचरा उचरा वहीं छन जाता है, फिर बड़े हौज में आता है। बड़े हौज में आता है तो वहां पर रेत वगैरह डाला हुआ है, जिससे छोटे छोटे कण भी, प्लास्टिक के कण जो कुछ भी है, सब छट जाते हैं। तब वो पानी फिल्टर होकर एक तालाब में गिरता है, इस तालाब से पानी फिल्टर होकर दूसरे तालाब में गिरता है और इस तरह से 69 लाख रुपए खर्च करके ये 100 एकड़ की सिंचाई करते हैं, मछली पालन करते हैं, मखाना वाटर नट की खेती करते हैं। ये होता है नजरिया। चंद लोग ही हैं ऐसे, मैक्सिमम तो करप्ट बैठे हुए हैं। यही तो वजह है। देखिए, कल ही एक पुल गिर गया। 2 दिन पहले बड़े हंसी के अंदाज में नीतीश कुमार कह रहे थे, क्या कह रहे थे? हाँ, वो मोरबी क्या गुजरात में एक पुल गिर गया, कितने लोग मर गए, पेपर में नहीं छपा, एक दिन छपा। अब बंगाल में छपा तो 7 दिन छपते रह गया। बताइए, तो कोई बात है? अपने यहां लीजिए, उन्होंने 3 दिन पहले यह बात कही हंसते हुए। पहले तो वो गुस्से में थे, लाल बबुआ हो रहे थे। अब जो है देख लीजिए, 13 करोड़ की लागत का पुल साफ हो गया। अब चूंकि ये सब तस्वीरें मैं नहीं डालता, ना पढ़ाता हूं, कहीं कोई रेप कर रहा है, कहीं पे कोई किसी का कत्ल कर रहा है, कोई 20 टुकड़े में काट रहा है, कोई 10 टुकड़े में काट रहा है, कोई मुसलमान हिंदू को काट रहा है, हिंदू मुसलमान को काट रहा है, हिंदू को काट रहा है, क्रिश्चियन उसको काट रहा है, हिंदू उसको काट रहा है, कोई बाप को मार रहा है, कोई बेटे को मार रहा है। ये तो हर धर्म में हो रहा है, लेकिन इसका असर भी होता है। तो ये सब चीजें हैं। अब ये न्यूज हम देने लगे तो पता चला कि हम पढ़ाएंगे फिर खाक, इसलिए वो न्यूज हम नहीं डालते, ना पॉलिटिकल ना कोई व्यंग। हमें बस कंपटीशन की चीजों पर ध्यान देना होता है, ये हमारी जरूरत होती है। तो ये है अनुराधा जी। अब आइए, इसके साथ ही हम आज का भी करंट अफेयर्स एंड करते हैं और जल्दी ही हम आपके लिए 2:10 पर लेके आ रहे हैं वही चीजें, करत करत अभ्यास।